नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अरुणा सितेश जी की कहानी मोहरा। देखते ही देखते टोलियां बन गई। हालात की नजाकत को समझते हुए टोलियों के मुखिया बिना किसी हील हुज्जत के मिनटों में चुन लिए गए। खड़े ही खड़े मुखियों की एक छोटी सी औपचारिक मीटिंग हुई, जिसमें सबने एक मत हो अपना मुखिया लालजी को बनाया। गला साफ करते हुए लालजी ने आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए स्थिति की गंभीरता पर दो शब्द कहे और पूरे कस्बे को उपस्थित मुखियों में बांट दिया। किसी किसी के हिस्से में 2-3 मोहल्ले तक आ गए। उनसे अपनी टोली में कुछ और लोगों को शामिल करने को कहा गया। फिर टोलियों के लड़के अपने अपने मुखिया के पीछे चल दिए। पहला काम तो बाजार बंद कराने का था। दुकानें बंद होंगी तो लोग खाली झोलों में खींच और हताशा लटकाए वापस लौटेंगे। सड़कों की वीरानगी उन्हें बताएगी कि कैसे इस वीरानगी को कल रामदीन बाबू के घर से खींचकर बाहर निकाला गया। चंद मिनटों की देर हो जाती तो बस। हवा दो तो लपटों को भड़कते क्या देर लगती है। बात की बात में हर किसी को बंद के बारे में पता चल गया। बुजुर्ग दुकानदारों ने सुनते ही शटर गिरा दिए। एक दिन बिक्री ना हुई ना सही, पर अगर लौंडों के सिर भूत चढ़ गया तो भरी की भरी दुकान का अता पता न मिलेगा। पिछले साल की बात सभी की याद में ताजा थी। भैरव सिंह ने यही तो कहा था कि भाइयों, विरोध ही करना है तो दिल्ली जाओ, कुछ ऐसा करो कि सरकार के कान में जूं रेंगे, हालात कुछ सुधरे। यहाँ काम ठप कराकर क्या हासिल हो जाएगा बताइए। कुछ गलत कहा था, पर जवानी का गर्म खून उबल पड़ा। लालचंद सर्राफ और सुमेरचंद बजाज वक्त पर ना पहुंच गए होते तो भैरव सिंह भी दुकान के साथ ही खत्म थे। ऐसी लूटपाट मची की पूछिए मत। पुलिस की भली कही, वह तो अपनी परंपरा कायम रखते हुए तभी पहुंची जब सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। पर इन अड़ियल टट्टुओं का कोई करे भी तो क्या। उस बार उतना हंगामा हुआ, फिर भी आज किरण कुमार जिद पकड़े थे कि दुकान खोलेंगे और जरूर खोलेंगे। लोगों ने समझाया तो उल्टे बहस करने लगे कि कामकाज ठप कर देने से ऐसी वारदातें होनी बंद हो जाएगी क्या। करना ही है तो कुछ ठोस काम करें। अब कौन उन्हें समझाए कि इन बातों में तर्क नहीं, जज्बात हावी हुआ करते हैं। ठंडे दिमाग से ही सोच विचार कर लिया जाए तो हड़तालें हों ही नहीं। हार कर उन्हें उन्हीं की हाल पर छोड़कर लोग अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सराफा बाजार बंद कराकर टोलियां दाल मंडी की तरफ बढ़ी। तभी सामने से परिवहन निगम की एक बस आती दिखाई दी। दर्जनों जोड़ी आंखों में जुनूनी चमक भर गई। जोश का वलवला उठा और समूची बस को निगल गया। भला हो चुन्नी भाई का, जिन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को उतरने की मोहलत दे दी। चुन्नी भाई की जय जयकार लपटों पर चढ़कर आसमान को छूने लगी। अब भीड़ पेपर मिल की तलाश में निकली। मजदूर भाई क्या उनका अपना हिस्सा नहीं? उनके शामिल हुए बिना काम पूरा कैसे माना जा सकता है? वैसे भी मिल में काम चलता रहा तो बंद का मतलब ही क्या। आज तो सरकार को दिखा देना है कि लोग क्या हैं। लोगों को कुचलने वालों को कुचल कर रख दिया जाएगा। अब तुम भी जागो, सरकार प्यारी जागो। उधर शिबू ने शायद 50वीं बार विस्फारित नेत्रों और चौकन्ने कानों के समूह को बताया कि कैसे कल सुबह जब वह नहर के किनारे तैरने गया तो लगभग 100 गज की दूरी से किसी को पानी में कूदते देखा। उसने तो इस तरफ खास ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी झुंझलाहट जरूर हुई कि लो, यहाँ भी कोई आ पहुंचा। वह तो यह सोचकर इस तरफ आया था कि घाट न होने से यहाँ वह अकेले तैरने का आनंद उठाएगा। फिर नजदीक आते आते अटकल लगाने लगा कि देखे तो आखिर इधर आया कौन है। पास पहुंचकर इधर उधर नजर दौड़ाई, पर हर तरफ पानी ही पानी। भला कोई हो तो दिखे। पर जो कुछ ही देर पहले कूदा था वह गया तो कहाँ गया? खुद अपनी आंख से छलांग लगाते देखा था शिबू ने। आंख मलमल कर देखा, पर वही पानी की धार। तो क्या वह कोई भूत था? क्या सुरसका की सच ही कहा करती है? शरीर में हल्की सी झुरझुरी उठी तो उसने आखिरी बार फिर पानी को टटोला। इस बार जो दिखा तो बस फिर कुछ सोचने समझने का समय नहीं रहा। 100-150 गज की दूरी पर कुछ बहा जा रहा था। वही कपड़े जो पानी में कुछ समय पहले कूदे थे। बस उसने आओ देखा ना ताव, लगाई छलांग। गमछा वमछा कब उतारा कुछ याद नहीं। भंवर से कुछ एक गज पहले ही तो समझो उसे पकड़ा। कौन है कौन नहीं कुछ नहीं देखा।
किनारे लाया। पेट फूलकर घड़ा बन रहा था। जब सारा पानी बह गया और सांस ठीक ठाक चलने लगी, तब जाकर उसे होश आया। देखा तो अपने रामू काका की पार्वती थी। खबर हवा पर बैठकर हर तरफ पहुंच गई। रक्षक ही भक्षक बन गया। राम राम। यही तो कलयुग की निशानी है। अब अंत आया ही समझो। बड़े बूढ़ों ने कहा। मरजानियां यूं अकेली रात में घर से निकलती ही क्यों है? सयानों ने पूछा। जवान घी को छूट देने का यही नतीजा होता है। हम जानते थे हमारियों को भी बिगाड़े दे रही थी। अच्छा हुआ पाप कटा। अब तो चुप करके बैठेगी। दुश्मन बड़बड़ाए। पार्वती रामू काका की ही नहीं, कस्बे भर की बेटी है। उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। हम इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। जवान खून खौल कर दहाड़ा। इस दहाड़ ने बाकी सब आवाजों को खामोश कर दिया। कुछ ही देर बाद बंद की घोषणा लाउड स्पीकरों पर गली गली सुनी जाने लगी। बंद पूरी तरह सफल रहा। रात को लालजी ने मुखियों की मीटिंग अगला कार्यक्रम तय करने के लिए बुलाई। पूरी कार्यवाही पहले से तय करने का तो समय ही नहीं मिला था। सर्वसम्मति से पास हुआ कि दूसरे दिन सवेरे 10 बजे पुलिस स्टेशन पर जुलूस ले जाकर धरना दिया जाए। इस बीच लालजी एक मांग पत्र डीआईजी को देंगे, जिसमें पूरे मामले की न्यायिक जांच और संबंधित एसएचओ की तत्काल मुअत्तली के आदेश की मांग होगी। हर कांस्टेबल के हर कृत्य कुकृत्य की जिम्मेदारी एसएचओ की है। एक सुझाव आया कि मांगे अधिक हों तो ज्यादा असर पड़ता है। इस समय मामला गर्म है। कुछ और भी कहा जाएगा तो अधिकारी मान लेंगे। अगले महीने होने वाली परीक्षा का स्थगन, सिनेमा के टिकटों में विद्यार्थियों के लिए छूट की पुनरावृत्ति और अगला क्रिकेट मैच अपने कस्बे में करवाने की मांगे तुरंत जोड़ ली गई। यह भी लिखा गया कि इस भ्रष्ट पुलिस के एक एक आदमी को मुअत्तिल किया जाए और बदले में काम करने के लिए नौजवानों को रखा जाए। मसौदे को अंतिम रूप देने का काम लालजी पर छोड़ दिया गया। दत्ताराम के साले के साढ़ू का जीजा किसी अखबार में काम करता था। फोन पर उसने वादा किया था कि वारदात और विरोधी संबंधित सारी कार्यवाही को पहले पृष्ठ पर नहीं तो तीसरे पर तो अवश्य डलवा देगा। दत्ताराम को आशा थी कि शायद एकाध फोटो भी निकल जाए। सो बात कुछ यूं बनी की तय हुआ कि लालजी, दत्ताराम और 3 अन्य लोग डीआईजी को मांग पत्र देंगे और सुरेश फोटोग्राफर चट से अपना कमाल दिखाएगा। पेमेंट का जिम्मा दत्ताराम ने ले लिया। गया प्रसाद को दाल में कुछ काला नजर आया तो चलते चलते यह भी पास हो गया कि एक फोटो सब मुखियों की भी ली जाए और दत्ताराम अपने साले के साढ़ू के बहनोई पर दबाव डालकर उसे भी अखबार में डलवा दें। दत्ताराम मना न कर सके, बस दांत पीस कर रह गए। उन्हें डर था कि 2 के चक्कर में कहीं एक फोटो भी घपले में न पड़ जाए। आखिर रिश्तेदारी कोई ऐसी नजदीकी तो थी नहीं कि हक जमा के कुछ कहा जा सके, पर मोहल्लेदारी का लिहाज भी तो करना ही था। गोवर्धन सिंह ने अखबार खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फोन टनटना उठा। प्लेट में निकाली चाय को सुड़कते हुए उन्होंने अधलेटे ही चोंगा उठाया। हेलो। कान में आवाज पड़ते ही वे उछलकर बैठ गए। जी सर, जी सर, जी हाँ, जी 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 जी, बहुत अच्छा, जी अभी तो नहीं देखा सर, दरअसल पिछले हफ्ते भर से बीमार था, इसी से। जी जी, यू आर राइट सर। फोन बंद होते ही उन्होंने पास की तिपाही पर रखी शीशियों में से 4-5 गोलियां निकालकर सटकी। दिल की धड़कन कुछ धीमी हुई तो माथे का पसीना पोंछा। मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आता है तो ध्यान ही नहीं रखते क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं। आखिर गोवर्धन सिंह अपने इलाके के पुराने विधायक हैं। पिछले 3 चुनावों में लगातार जीतते रहे हैं। कोई अदना आदमी तो वह है नहीं कि जो मुंह में आया उनसे कह दिया जाए। क्या गोवर्धन बाबू सोच भी सकते थे कि कोई उन्हें बेवकूफ गधा कहेगा और जवाब में वे यू आर राइट सर कहकर रह जाएंगे। पर इस समय बात ही कुछ ऐसी है। उनके कैबिनेट में ले लिए जाने की अफवाह गर्म न होती तो मुख्यमंत्री जी को मुंहतोड़ जवाब मिलता। हरि सिंह ने अपने कानों सुना था कि मुख्यमंत्री जी गोवर्धन बाबू की दक्षता और गृह मंत्री की दृष्टता की बात एक ही सांस में कह रहे थे। उनके पीए सियाराम को भी गोवर्धन बाबू ने अच्छी तरह पटा रखा था। सियाराम का दावा था कि मोहर सिंह के दिन गिने चुने हैं
और जल्दी ही गृह मंत्री पद पर गोवर्धन बाबू सुशोभित होंगे। वैसे वह खुद तो इस लालच में आने वाले जीव है नहीं। सारा प्रदेश जानता है स्वाधीनता संग्राम में कैसे वह जान की बाजी लगाकर लड़े थे। घर बार का मोह छोड़कर दर दर की खाक छानते फिरे थे। फिरंगी उन्हें कभी पकड़ ही ना सके तो इसमें उनका क्या दोष। बस यही एक मलाल था जो रह रहकर उन्हें सालता था। यही एक शिकायत थी फिरंगी सरकार से, वरना औरों की तरह आज वे भी स्वतंत्रता सेनानी का तमगा अपने कमरे में टांग सकते और जब चाहे राजनीतिक बाजार में उसे भुना लेते। पर होनी को क्या कोई रोक सकता है। इस मंत्रित्व की चाह भी उन्हें अपने लिए नहीं, पत्नी का मन रखने भर के लिए थी। बेचारी कैसे आंखों में पानी भरकर बोली थी, उन सब की बीवियां तो हमें कुछ समझती ही नहीं जी। क्या हमें ड्राइवर वाली कार और उतना बड़ा बंगला कभी नहीं मिलेगा। वे सब कुछ सह सकते थे, बीवी की आंख में आंसू नहीं। बेचारे की इतनी सी इच्छा पूरी ना कर सके तो धिक्कार है उन्हें। सामने पड़े अखबार को उठाया तो माजरा खुला। सारी की सारी घटना का खूब नमक मिर्च लगाकर बखान किया गया था। कस्बा उनके इलाके में आता था, उन पर इल्जाम आना लाजमी था। हालांकि उन्हें कभी समझ नहीं आया कि इस किस्म की वारदातों को वहां का विधायक होने भर से कैसे रोक सकते हैं। पर राजनीति तो राजनीति ठहरी। जिला मजिस्ट्रेट, आईजी, पुलिस और 2-3 और लोगों से फोन पर उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला लिया। वही शब्द, वही स्वर। मन कुछ हल्का हुआ तो यात्रा के लिए निकल पड़े। कस्बे के सब होटल सराय खचाखच भरे थे। ढाबे वालों का खाना कम पड़ गया। कुछ लोग रात में वहीं बेंचों पर सो रहे। लगता था कोई मेला लगा है और हर कोई इधर ही मुंह उठाकर दौड़ पड़ा है। रामदीन बाबू के घर सुबह से ही भीड़ जमा होने लगी थी। असलियत जानने वालों की भीड़, फोटो खींचने वालों की भीड़, पार्वती को देखने वालों की भीड़ और इस सारी भीड़ को देखने वालों की भीड़। रिपोर्टर पार्वती के मुंह से सारा किस्सा सुनना चाहते थे, जिससे बाल की खाल निकालने में आसानी रहे। बीच बीच में वे उससे जिरहनुमा सवाल भी पूछते जाते, जैसे कि आपको कैसे पता चला उस समय शाम के 7:30 बजे थे। क्या रोज ही आप इस समय मंदिर में आरती के लिए जाती थी या परसों ही गई? क्या किसी ने कहा था? साथ की दोनों लड़कियां कब भागी थी? आपकी चीख कहाँ तक सुनाई पड़ी होगी? छूटने की कोशिश नहीं की आपने? आदि आदि। फिर रामदीन से डॉक्टरी रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट की एक नई कॉपी लेने की इच्छा भी व्यक्त की। तीसरी बार बातें दोहराते दोहराते पार्वती रो पड़ी और उसकी हिचकियां बंद गई तो उसे भीतर भेज दिया गया। रामदीन बाबू को कई घंटे तक मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। रह रहकर उनका मन उबल पड़ने को करता, पर फिर कोई ना कोई नौजवान उनकी रोजी रोटी का वास्ता देकर उन्हें बांध लेता। पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा हुआ। डीआईजी पुलिस ने बाहर आने से इनकार कर दिया। लालजी और बाकियों को सिपाहियों ने अंदर जाने देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था मेमोरेंडम देना है तो एक आदमी काफी है, 5 का क्या काम। लड़कों को गुस्सा आ गया। साले पहले तो बदमाशी करते हैं, फिर रौब भी झाड़ते हैं। फिर क्या था, जो जिसको मिला थाने पर दे मारा। भटकचंद भागकर कहीं से एक मिट्टी के तेल का टिन उठा लाया। माचिस तो ज्यादातर जेबों में थी ही। जला दो सालों को जिंदा ही। साले अंदर जाने से रोकते हैं, इनके बाप की बिल्डिंग है। एक एक गले से निकली आवाज ने संवेद नाद का रूप ले लिया। तमाशा देखने वाले सड़क छोड़ भाग खड़े हुए। डीआईजी ने आंसू गैस छोड़ने का आदेश दे दिया, पर नवयुवक कुछ ज्यादा ही ढीठ निकले। जाते जाते टिन लुढ़का दिया। कुछ देर बाद माचिस लगाने भी आ पहुंचे। फिर लाठीचार्ज हुआ। 3 लोगों को चोटें आईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। एक सिपाही के माथे पर पत्थर लगा। रात को आकाशवाणी समाचार में जब इस घटना का समाचार प्रसारित हुआ, तब देश की हालत पर चिंता करने वालों को परेशान हो उठने का एक नया मसाला मिल गया। विरोधी दल ने संसद में प्रश्न उठाने की घोषणा की। नारी उत्थान समिति, नारी शिक्षा संस्थान, नारी प्रगति संघ और महिला कल्याण केंद्र ने प्रस्ताव पारित करके पुलिस की कड़ी भर्त्सना की और मामले की न्यायिक जांच की मांग की। तय हुआ कि प्रत्येक संस्था से 2-2 प्रतिनिधि जाकर पार्वती देवी से मिले और उन्हें सांत्वना दें।
कल्याण केंद्र ने बलात्कार विरोधी एक नाटक खेलने का निर्णय लिया, जिसके मंचागार आदि की व्यवस्था एक प्रमुख समाजसेवी ने करनी चाहिए। इन सब मीटिंगों का सचित्र समाचार अगले दिन अखबारों में भी आया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह शायद ही कोई सोच पाया हो। उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री का अचानक दौरा हुआ। रामदीन के घर वाले तो उन्हें अपने दरवाजे पर आया देखकर अवाक ही रह गए। अलग अलग सबसे कुशल क्षेम पूछकर उन्होंने पार्वती के सिर पर हाथ फेरा, उस जगह का निरीक्षण किया जहां यह कुकृत्य हुआ था, और वहां का भी, जहां निहत्थे निरीह युवकों पर लाठी चार्ज हुआ और आंसू गोले फेंके गए। शिबू को बुलवाकर उसकी पीठ ठोंकी। आज देश को तुम जैसे नौजवानों की ही जरूरत है। किरण कुमार ने बंद के दिन जलाई गई दुकान के बारे में कहना चाहा तो उससे जिला अधिकारी से बातचीत करने को कहा और युवकों की भावनाओं की कद्र करने की जरूरत पर जोर दिया। इरादा उनका नहर के उस भाग को देखने का भी था जहां से पार्वती कूदी थी, और उस भाग को भी जहां शिबू ने तैरकर उसे पकड़ा था। पर अपने स्वागत को इकट्ठी हुई भीड़ से दो शब्द कहे बिना ही लौट जाना उन्हें नागवार गुजरा। अतः अपने जज्बात पर काबू करके उन्होंने अपने काफिले को नहर जाने के बजाय गांधी मैदान की तरफ मुड़ने का आदेश दिया। आधे घंटे बाद गगनभेदी जय जयकार और मन भर गेंदे की मालाओं के साथ उन्होंने कस्बे से विदा ली। राजधानी पहुंचकर प्रतीक्षारत पत्रकारों को उन्होंने धिक्कारा। यह समय मेरा इंटरव्यू लेने का नहीं, जरूरत इस बात की है कि अन्याय के खिलाफ अखबारों में आवाज उठाई जाए। पूर्व निश्चित कार्यक्रमों को रद्द करके पार्वती के पास मेरा जाना इसलिए जरूरी नहीं था कि इससे मुझे कोई ख्याति मिलेगी। जरूरत पार्वती के परिवार को दिलासा देने की थी, उन नौजवानों की भावनाओं को समझने की थी जो पार्वती के दुख को अपना दुख समझकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर उस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 4 पंक्तियों का बयान देकर ही अपने उत्तरदायित्व की इतिश्री समझ ली। अपना अपना सोचने का ढंग है। जो मुख्यमंत्री इतनी बड़ी वारदात हो जाने पर भी हाथ पैर नहीं हिलाता, उसके शासन में अराजकता ना फैलेगी तो और क्या होगा। लोग नेताओं से ही सबक लेते हैं, जैसा नेता वैसी प्रजा। इस तरह की प्रशासनिक अकर्मण्यता को रोकने के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे, आदि आदि। सुनहरे कल का सपना हिफाजत से ब्रीफकेस में भरकर पत्रकार अपने अपने दफ्तर जा पहुंचे। दत्ताराम बड़े बौखलाए हुए थे कि इतना सब हुआ, पर सुरेश का कहीं पता ही ना चला। अरे, इस हंगामे के साथ तो एक दो नहीं, कई फोटो छप जाती। ना ही उनके साले के साड़ू का जीजा आया। खास खास लोगों के नाम वाम ही उसे दे देते तो कम से कम वही छप जाते। ऐसे मौके बार बार थोड़े ही आते हैं। बहुत खोजबीन के बाद सुरेश मिला तो पता चला कि जनाब पत्रकारों के हुजूम के साथ रामदीन बाबू के घर पहुंचे हुए थे। दनादन फोटो खींची और धो धा कर दे भी आए। इसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर मिलना। इतना तो महीने भर में भी नहीं कमा पाते, ना मोल भाव ना झिक झिक। दत्ताराम अपने रिश्तेदार के बारे में भुनभुनाए तो सुरेश ने बताया कि उस हुलिये का एक आदमी वहां पर था जरूर, और पटापट सवाल भी पूछता जा रहा था। पार्वती के घर में बंद हो जाने के बाद भी वह काफी देर तक वहीं डोलता रहा था। सुरेश से 4-5 फोटो भी ली। अब भाई वह दत्ताराम के घर क्यों नहीं आया, यह सुरेश क्या जाने। कई दिन तक दत्ताराम को भूख न लगने की शिकायत रही। महिला कल्याण केंद्र के प्रतिनिधियों की हार्दिक इच्छा थी कि नाटक मंचन के अवसर पर पार्वती भी स्टेज पर आए, चाहे 2 मिनट के लिए सही। उससे दर्शकों के मन पर कुछ और ही असर पड़ेगा। पर गायत्री देवी अड़ गईं कि जो हुआ बहुत हुआ, अब उन्हें और उनकी बेटी को उन्हीं के हाल पर छोड़ दें तो अच्छा हो। हार कर पार्वती की बड़े साइज की फोटो से ही काम चलाया गया। श्रीमती अहलूवालिया से सदस्यों को शिकायत थी कि उन्होंने समिति के उद्देश्यों के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कुछ भी ना किया। श्रीमती अहलूवालिया ने चटपट पोस्टर छपवाए, पार्वती की फोटो का ब्लॉक अपनी जेब से बनवाया और रातों रात नारी उत्थान समिति की अध्यक्षा श्रीमती अहलूवालिया की नागरिकों से खुली अपील राजनीति के हर चौराहे के खंभे पर लटक गई। नारी का नारी के प्रति कर्तव्य पर 2 दिन का एक सेमिनार भी
रात दिन एक करके उन्होंने आयोजित कर डाला, जिसका उद्घाटन एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने किया। पार्वती के नाम पर बाल्टियों आंसू बहाए गए। सेमिनार के अंतिम चरणों में वातानुकूल यंत्र बेकार हो जाने के बावजूद जिस धैर्य एवं उत्साह का उपस्थित श्रोताओं ने परिचय दिया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा समापन भाषण में रुमाल से मुंह पोंछते हुए मंत्रानी जी ने की। समाचार पत्रों में भी इसका उल्लेख किया गया। अगले चुनाव में श्रीमती अहलूवालिया की जबरदस्त प्रतिस्पर्धी श्रीमती कुंजरू को अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ जाने से अस्पताल में दाखिल किया गया। आने जाने वालों का तांता टूटा तो गायत्री देवी ने पति से बाबू राधेश्याम के यहाँ जाकर शादी की तारीख पक्की कर आने के लिए कहा। पहले तो बाबू राधेश्याम ही लड़के की शादी की जल्दी मचाए थे। वह ही जिद पकड़े थी कि दोनों के इम्तिहान निपट जाएं तो चटमंगनी पट ब्याह कर डाले। रामा बुआ ने कहा भी था कि भगवान, लड़की की पढ़ाई तो कुएं में पैसा डालने जैसी है, कौन उसे नौकरी करनी है जो गिटपिट करना सिखा रही है। पर गायत्री देवी की अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। कोई रस्म तक नहीं की। आखिर बाबू राधेश्याम दूर दराज के रिश्तेदार ही नहीं, बाबू रामदीन के लंगोटिया यार भी थे। पर इधर यह सब हो जाने के बाद उन्हें जाने क्यों रात रात भर नींद न आती। पानी पीते पीते रात काट देती। रह रहकर डर लगता कि वह कहीं मुकर न जाए। बेकार ही उन्होंने पढ़ाई की बात उठाकर शादी की बात टाली। आज शादी हो चुकी होती तो जो होता होता रहता उनकी बला से। अब इतना सब हो जाने के बाद शादी की बात चलाने की तो शायद उनकी हिम्मत ही न पड़ती। लेकिन लोगों का जोश देखकर, सहानुभूति प्रकट करने वालों की भीड़ देखकर कभी कभी एक आशा की किरण फूट पड़ती थी। नारी प्रगति संघ की अध्यक्षा आई थी कि जब एक बार शादी तय हो चुकी है तो लड़के वाले मना कैसे कर सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, सारा समाज आपके साथ है। गायत्री देवी के कानों में उनकी आवाज गूंज उठती। तब भी डरते डरते उन्होंने पति से बात कराने के लिए कहा था। और जब गई रात को बाबू रामदीन ने दरवाजा खटखटाया तो उनके चेहरे पर पुती सफेदी ने गायत्री देवी के सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया। रात भर वह अपने को कोसती रही। शादी टूटने का समाचार फैलेगा तो उनका तो जीते जी मरण हो जाएगा। भले ही रस्म न हुई हो, पर जानते तो सभी थे कि पार्वती का ब्याह मंगल से होने वाला है। ऊपर से इतना बड़ा कांड। भगवान पता नहीं किन पापों की सजा दे रहा है। पति का कहा माना होता तो कभी का लगन चढ़ चुका होता, पर अब हे राम, अब क्या हो। पश्चाताप अविरल धारा बन आंखों से बहता रहा। इस कलंक को लेकर कैसे जिएंगी। और पारो, इस फूल सी बच्ची पर दया करो प्रभु। इतना पूजा पाठ किया, जब तब किया, तब तो जाकर कहीं गोद भरी थी, क्या इसी दिन के लिए। अलसाई आंखें और ऊनींदे कान चौंक कर उठ बैठे जब पहले ही पृष्ठ पर सुर्खियां छपी कि संबंधित राज्य सरकार को राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल के परामर्श पर भंग कर दिया है और 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराने की आज्ञा दी है। अध्यादेश गत रात 12 बजे जारी किया गया था। यूं खबर इतनी अप्रत्याशित नहीं थी। कहने वाले कई दिन से कह रहे थे कि सरकार गिरेगी और जल्दी ही गिरेगी। इतनी बदनामी के बाद कोई टिका रह सकता है भला। और भाई, सच पूछो तो हद हो भी गई। SHO तक को 2 दिन बाद सस्पेंड किया गया। 2 दिन सोते रहे क्या। विरोधी पक्ष वाले अलग अलाप रहे थे कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा मानवीय नहीं, राजनैतिक थी। इसका एकमात्र उद्देश्य उस राज्य की सरकार को भंग करना था, क्योंकि वहां विरोधी पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री ने बार बार शांति एवं सुरक्षा की दुहाई दी। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का आदेश भी उन्होंने राष्ट्रपति अध्यादेश के कुछ ही समय बाद दे दिया था। अपनी जान पर खेलकर डूबती पार्वती को बचाने के लिए शिबू की भी भरपूर सराहना की, जिससे और नवयुवकों को भी इस तरह के काम करने की प्रेरणा मिल सके। लगभग महीने भर बाद आज पार्वती कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में शिबू मिल गया। तपाक से हेलो कहकर साथ साथ चलने लगा। पार्वती हैरान की बात क्या है, पहले तो कभी सामने पड़ भी जाता था तो नजर बचाकर निकलने की कोशिश करता। पिछले दिनों भी 1-2 बार आया, तब भी चुपचाप सा 2-4 मिनट बैठकर चला गया। और आज यूं चल रहा है
मानो बरसों पुरानी जान पहचान हो। कैसी हो पारो? शिबू ने गला साफ करते हुए कहा। ठीक हूं। पारो? पारो शब्द गोली सा लगा। पार्वती से पारो कैसे और कब बन गई वह बिल्कुल नहीं समझ पाई। जल्दी में हो? हाँ, क्लास है। पार्वती ने चाल तेज की। अरे छोड़ो भी, एक क्लास छूट ही गई तो कौन सा गजब हो जाएगा। आओ थोड़ी देर बैठकर बातें करें। बातें? कैसी बातें? बातें जैसी बातें होती हैं, दिल की बातें। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें। आओ ना, कहते हुए उसने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। आपको हो क्या गया है? पागल हो गए हैं आप? रास्ता छोड़िए। पार्वती ने उसका हाथ झटक दिया। पागल ही तो बना दिया है तुमने। अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इधर आओ, यहाँ कोई नहीं देखेगा। शिबू ने उसे अपनी तरफ खींचना चाहा। जान बचाने के बदले में थैंक यू भी नहीं कहोगी क्या? पार्वती में जाने कहाँ की ताकत आ गई। उल्टे पैर भागी तो सीधी माँ की गोद में आकर गिरी। गायत्री देवी ने सुना तो सन्न रह गई। इंसान इतना नीच भी हो सकता है। वह तो शिबू को देवता समान समझ रही थी, जिसने उनकी गोद को सूना होने से बचा लिया। पर बाबू रामदीन को दूसरी ही बात सूझी। कहने लगे, राधे श्याम तो इनकार कर ही चुके हैं। अगर शिबू सचमुच ही पारो को चाहता है तो क्यों ना बाबू माता प्रसाद से बात कर ली जाए। वे राजी हूं तो यह किस्सा भी खत्म हो। जात पात देखने की शक्ति गायत्री देवी में अब नहीं रह गई थी। चलो कमोबेश ही सही, पारो अपने ठिकाने से तो लगेगी। माता प्रसाद तो सुनते ही उछल पड़े। यह कैसे हो सकता है साहब? आपकी हम इज्जत करते हैं, पर जानते बूझते मक्खी कौन निगलता है? निगल सकता है? बताइए तो। शिबू का हवाला दिया तो कहने लगे, जवानी तो अंधी होती है। कल वह कुएं में कूदने को कहेगा तो हम हाँ कर देंगे क्या? रामदीन अवाक रह गए। बंद के दिन भी दुकान खोलने के लिए किरण कुमार की माता प्रसाद ने कितनी निंदा की थी। 10 लोगों के सामने पार्वती को कस्बे भर की बेटी बताया था। फिर इस सवा महीने में ऐसा क्या हो गया जो निष्पाप निर्मल पार्वती उन्हें मक्खी समान लगने लगी। पर ब्याहने लायक बेटी के बाप का कोई प्रश्न पूछने का अधिकार कभी हो सकता है? कभी हुआ है? मंत्री जी के घर पार्टी चल रही थी। सभी इष्ट मित्रों का मजमा था। बातों ही बातों में पार्वती कांड की चर्चा चल पड़ी। प्याले को एक तरफ रखते हुए मंत्री जी ने दोनों कानों तक खींचने वाली मुस्कुराहट से सबको कृतार्थ किया। फिर उसका भेद खोला। नेताओं के भ्रष्टाचार के अलावा लोगों के पास जैसे कुछ बोलने चालने के लिए रह ही नहीं गया था। इस बहाने लोग कुछ दिन पुलिस वालों को गालियां दे लेंगे तो नेताओं को कुछ दिन चैन मिलेगा। हम तो वही पुलिस वालों के बड़े आभारी हैं। वो बीरबल वाली कहानी है ना, बड़ी लाइन खींचकर पहली को छोटा करने वाली। बस समझिए वही चरितार्थ हो गई। ही। मंत्री जी फिर जाम में डूब गए। उस बदमाश पुलिस वाले का क्या होगा? सजा या मेंटल डिरेंजमेंट पर छूट जाएगा? एक ने पूछ ही तो लिया। आप राजनीति में नए नए आए लगते हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं, तभी ऐसी बात कर रहे हैं। अरे साहब, ही वॉज जस्ट ओबेइंग ऑर्डर्स। किसी दूसरे ने जवाब भी दे दिया। प्लेट से काजू उठाकर प्रश्नकर्ता के खुले मुंह में डालते हुए मंत्री जी मुस्कुराए चले जा रहे थे। सुनहरे दांतों वाली सुनहरी मुस्कान। पार्वती पड़ोस की राधा के घर नोट्स लेने गई तो बाहर दरवाजे से ही उसकी माँ ने कह दिया कि राधा कहीं गई है। बात कुछ इस अंदाज में कही गई थी कि पार्वती के पास लौट जाने के अतिरिक्त कोई चारा न था। शर्म और अपमान से वह यह भी न कह सकी कि अभी अभी तो ऊपर खिड़की में उसने राधा को खड़े देखा था। इतनी सी देर में वह कहाँ चली गई? रुमाल से माथे पर आया पसीना पोंछते हुए वह मुड़ी तो शीशे से बोल कानों में पड़े। लाज शर्म तो छोरी घोल कर पी गई है। और कोई होती तो डूब मरी होती। और क्या? अरे एक बार बचा लिया था लौंडे ने तो दोबारा जाते क्या पैर दुखते हैं? या नहर का पानी सूख गया है? राधा की चाची ने जैसे पार्वती से ही पूछा हो। उस रात पार्वती के आंसू नहीं थमे। एक बलात्कार तो उसने जैसे तैसे झेला था, पर राधा की चाची का प्रत्येक शब्द नए सिरे से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। बाबू रामदीन ने पत्नी से लालजी के बारे में मशवरा करना चाहा तो वह सुनते ही बिफर उठी। वह आवारा निकम्मा 3 साल से रोड मास्टरी कर रहा है।
हार कर उन्हें स्थिति की भयावहता को साफ साफ कहना पड़ा। गायत्री देवी चुपचाप शून्य में कुछ देखती रही। वह बंद, वह जुलूस, वह धरना, वह प्रधानमंत्री का आश्वस्त करता हाथ, जगह जगह छपे हुए भाषण, वे तस्वीरें, क्या वह सब खोखला था, बेमानी, बेकार? प्यार और सांत्वना के वे अनेक पत्र, कागज पर स्याही से खींची लकीरों के अतिरिक्त कुछ नहीं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। लालजी बड़ी देर चुप बैठे रहे, बोले तो जैसे शब्दों को चबा चबा कर। इसमें कोई शक नहीं बाबूजी कि पार्वती के साथ बेहद अन्याय हुआ है। जो उसके साथ हुआ, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी न करे। लेकिन जानते बूझते यह बदनामी कौन मोल ले? बच्चा बच्चा तो उसकी कहानी जानता है। गलत कह रहा हूं तो 2 जूते मार लीजिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं। जूते तो रामदीन बाबू पर पड़ रहे थे। पिटा हुआ चेहरा लिए वे बाहर निकल आए। उस दिन शाम को एक्स्ट्रा क्लास के बाद पार्वती कॉलेज से लौटी तो गायत्री देवी ने गालियों की बौछार के साथ उस पर हाथ भी चला दिया। कुलक्षणी, इतनी इतनी देर तक कहाँ घूमती फिरती है? फिर कोई कांड हुआ तो डूब मरने का नाटक रचाएगी। आके सुना देगी कि कोई यार बचा लाया। रात के सन्नाटे में एक दुबली आकृति दृढ़ता के साथ नहर की ओर बढ़ी जा रही थी। उसे विश्वास था कि सुबह होने से इतना पहले इस बार उसे नहर में छलांग लगाते कोई नहीं देखेगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।